नमस्कार दोस्तों, मैं रूबी सिंह आठिया और एमकेएच की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ पर हम कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 17 जिसका नाम है मुद्राएं वित्तीय संस्थाएं। तो दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं जहाँ पर हमने मुद्रा के बारे में ढेर सारी जानकारी इकट्ठी कर ली थी कि मुद्रा किसे कहते हैं, इसका नाम मनी क्यों पड़ा, और ढेर सारे क्वेश्चन वहाँ पर 11 क्वेश्चन हमने किए थे और मुद्रा वाला हमने जो पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया था। आज दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं वित्तीय संस्थाओं वाला पार्ट। तो पहले हम मुद्रा से ही स्टार्ट करेंगे और फिर वित्तीय संस्थाओं की तरफ चलेंगे। तो दोस्तों मैं अब आपको बता दूं कि पहले ही मैंने बताया था कि हमारी वीडियो सीरीज में लिमिटेड क्वेश्चंस होंगे, चाहे तो ये क्वेश्चंस एग्जाम से आ जाए या फिर इनसे रिलेटेड भी अगर कोई, पहली बात तो आएगा नहीं, अगर बाहर से भी क्वेश्चन आ जाता है तो भी आप उसके आंसर देने के लिए समर्थ हो जाएंगे अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो चलिए दोस्तों लिमिटेड ही क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन टोटल यहाँ पर करेंगे केवल और केवल 12 क्वेश्चंस। तो यहाँ पर हमने नंबर्स लिख लिए हैं, जैसे जैसे हमारे 1 बाय 1 क्वेश्चंस होते जाएंगे हम इनको क्रॉस करते जाएंगे। तो चलिए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सबसे पहले मुद्रा से स्टार्ट करते हैं और फिर वित्तीय संस्थाओं की तरफ चलेंगे। वित्तीय संस्थाएं क्या है, बैंक क्या है, बैंकों के क्या कार्य है, वैसे ही समय सहायता समूह क्या है, देशी बैंकर क्या है, साहूकार कैसे काम करता है, और फिर चिट फंड क्या होता है। तो इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और इतनी आसान तरीके से, इतने बढ़िया तरीके से आपको समझ आएगा कि आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको अच्छे से आंसर कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों फटाफट से फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है कि मुद्रा के क्या क्या कार्य हैं और अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका क्या है, मुद्रा का क्या रोल है अर्थव्यवस्था में। तो चलिए फिर देखते हैं मुद्रा के कार्य। पहला मुद्रा का कार्य कि विनिमय के साधन के रूप में काम करते हैं, यानी पैसे जो है वो क्या काम करते हैं। जब भी हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसके बदले में हम क्या देते हैं, पैसे देते हैं। तो ये हुआ ना वस्तुओं का आदान प्रदान, मतलब वस्तु हमने ली और उसके बदले में हमने क्या कर दिया, उसका भुगतान कर दिया। तो भुगतान करने के लिए यानी विनिमय करने के लिए यानी व्यापार करने के लिए, कुछ खरीदने के लिए हमें क्या चाहिए दोस्तों, मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। तो पहली चीज क्लियर हो गई कि विनिमय के एक्चुअल मतलब क्या होता है कि चीज़ों को खरीदना या बेचना। तो खरीदने या बेचने के लिए हमें रुपयों की ज़रूरत होती है, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ है कि मुद्रा मूल्य के मापक के रूप में कार्य करती है। अगर वैसे हम देखें तो 1 किलो गेहूं की हम क्या माप लगाएं, ठीक है, 1 किलो गेहूं, और हमने पढ़ा था कि 1 किलो मान लीजिए कि गुड़ चाहिए होता था वस्तु विनिमय प्रणाली में, तो फिर हम मापक नहीं लगा पाते थे कि 1 गाय के बदले 2 बकरी दी जाएगी, या इस तरह से बहुत सारी हमें कठिनाइयाँ आती थी मापने में, ठीक है। तो ऐसे में रुपए हैं वो फिक्स हैं कि ये चीज़ जो है वो इतने रुपए की, ये चीज़ इतने रुपए की है। रुपए सबके पास होते हैं, मुद्रा सबके पास होती है, तो आराम से उसका जो भुगतान है वो किया जा सकता है, ठीक है। तो मुद्रा मूल्य के मापक के रूप में काम करती है। किसी भी वस्तु के मूल्य की माप वो बता देती है कि ये वस्तु 5 रुपए की है, 10 रुपए की है, 20 रुपए की है। मुद्रा द्वारा स्थगित या विलंबित भुगतान का सरलता से निपटारा किया जा सकता है। यानी आपने अगर किसी के पास कोई आपके उधार पैसे पड़े हैं तो आप आराम से जा करके उसे उधार पैसे ले सकते हैं, ठीक है। उधारी का जो भुगतान है वो आराम से किया जा सकता है। अगर पुराने ज़माने की तरह होता, किसी के पास आपकी 1 किलो गेहूँ पड़ी होती, किसी के पास कुछ, किसी के पास कुछ, तो आप ढेर सारी थैलियाँ उठा करके जाते और उन थैलियों में सामान भर के लाते और पूरी ट्रॉली भर के लाते और फिर घर में उसको रखते और किस तरह से उसको मैनेज करते। और कहाँ अब है कि आप सबसे लिए जितना जितना उधार था उतने उतने पैसे लेकर के आप आराम से घर आ गए, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ईजी हो गई हमारे लिए। तो मुद्रा द्वारा स्थगित या विलंबित भुगतान का सरलता से निपटारा किया जा सकता है। मुद्रा के रूप में मूल्य का भंडारण आसान होता है। अब सोचिए कि अगर पुराने ज़माने की तरह होता तो बैंकों में लोग क्या क्या जमा करते। कोई कहता लो जी मेरे पास तो सब्जियां, आप सब्जियां जमा कर लो। कोई कहता मेरे पास तो फ्रूट्स है, मेरे खेत में फ्रूट होते हैं तो आप फ्रूट्स जमा कर लो। कोई गेहूं जमा करवाता, कोई चीनी, कोई गुड़ जमा करवाता, कोई अलग अलग वस्तुएं जमा करते। तो बैंक वालों को कितने कमरे बनाने पड़ते आप सोच करके देखिए। और कहाँ अब क्या है, कोई 100 रुपये जमा करा रहा है, कोई 200, कोई 300, कोई 400। तो सभी को बैंक वाले एक ही जगह पर रख रहे हैं क्योंकि पैसे तो सबके लिए समान है। तो ये भी आसान हो गया कि मुद्रा के रूप में मूल्य का भंडारण आसान हो गया। अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब सिंपल सी चीज़ है कि ये चीज़ें जब इजी हो गई, अब व्यापार कितना इजी हो गया, तो व्यापार फटाफट से होगा कि नहीं, व्यवसाय ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगे कि नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था भी तो विस्तार करेगी, हमारी अर्थव्यवस्था का भी तो विकास होगा। तो इस विकास में किसने भूमिका निभाई, पैसों ने भूमिका निभाई, मुद्रा ने भूमिका निभाई। तो सिंपल सी चीज़ ये हो गई मुद्रा की कार्य।
अब हम चलते हैं कि अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका निभाई है। तो दोस्तों मुद्रा के कारण ही देश विदेश में आयात निर्यात निवेश व्यवसाय संभव हुआ है। यानी सबके पास अलग अलग मुद्राएं हैं, लेकिन उन मुद्राओं को अपने आप में चेंज किया जा सकता है। डॉलर को रुपए में चेंज किया जा सकता है, रुपयों को डॉलर में चेंज किया जा सकता है। तो इसकी वजह से विदेश में निवेश करना, विदेश में व्यवसाय करना भी आसान हो गया है। ऐसे में अपनी वस्तुएं विदेशियों के साथ खरीदना बेचना भी बहुत आसान हो गया है। तो इसी की वजह से किसके कारण, मुद्रा के कारण देश विदेश में आयात निर्यात निवेश व्यवसाय संभव हुआ है। मुद्रा के कारण पूंजी को एक उद्योग से दूसरे उद्योग में ले जाना संभव हुआ है। यानी आप ए उद्योग धंधा खड़ा कर रहे हो और बी उद्योग धंधा आप चला रहे हो, तो आपको ए से जो कमाई हुई उसे आप बी में लगा सकते हो ना, पैसे लगा सकते हो। लेकिन अगर पुराने समय की तरह होता कि इसमें से कोई उत्पाद निकलता, तो क्या वो उत्पाद दूसरे किसी उद्योग में जा करके यूज हो सकता था? नहीं हो सकता था। तो इसी की वजह से मुद्रा ने बहुत अच्छा रोल निभाया तथा सभी बैंकिंग प्रक्रियाएं जो है दोस्तों मुद्रा पर ही आधारित है। अतः मुद्रा के कारण अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्लियर हो गया कि मुद्रा के कार्य बताइए। मैंने आपको कह दिया था कि मुद्रा का पार्ट जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। ये लास्ट क्वेश्चन हमने इसलिए किया ताकि हम मुद्रा को और इस चैप्टर को रिलेट कर सके। ठीक है, अब चलते हैं आगे दोस्तों। छोटे छोटे बेहद आसान क्वेश्चन वित्तीय संस्थाओं से रिलेटेड। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है दोस्तों वो ये होता है कि वित्तीय संस्थाएं या वित्तीय मध्यस्थ किसे कहते हैं और ये क्या होते हैं, ये करते क्या हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये सब कुछ पढ़ेंगे। लेकिन पहला क्वेश्चन जो है यानी वित्तीय संस्थाओं का पहला क्वेश्चन, और वैसे दूसरा क्वेश्चन है हमारा। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि वित्तीय मध्यस्थ क्या है? वित्तीय मध्यस्थ क्या है? और वित्तीय मध्यस्थ को ही हम वित्तीय संस्थाएं भी कहते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन इसी के साथ हम ले लेते हैं कि वित्तीय समावेशन क्या होता है? वित्तीय समावेशन, अब आपके लिए शब्द नए तो है नहीं क्योंकि आप वैसे तो पढ़ करके आए हो, ठीक है, लेकिन फिर भी इसको समझ लेते हैं कि दोस्तों सिंपल सी बात है कि कल हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में कि एक व्यक्ति है जिसकी आय है 3,000 रुपये। इसकी आय जो है वो 3,000 रुपये है, लेकिन इसका खर्चा कितना हो रहा है? 1,500 रुपये। तो इसके पास 1,500 रुपये बच गए। अब ये चाहता है कि मैं ये 1,500 रुपये किसी व्यक्ति को दे दूँ जिसको ज़रूरत है, और उससे क्या लूँ? ब्याज लूँ, ताकि मेरी जो है पैसा पड़ा पड़ा बढ़ता रहे। ठीक है, तो ये क्या चाहता है कि मेरा ये जो पैसा है, ये जो बचत है, वो मैं क्या करूं? किसी भी तरीके से जिसको ज़रूरत है उसको ऋण पर दे दूं और उससे ब्याज वसूल करूं। ठीक है, अब एक और व्यक्ति है जिसको क्या करना है दोस्तों? अपने बेटे की शादी करनी है, तो उसे पैसों की और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। तो ये क्या चाहता है कि मुझे कोई ऋण दे, यानी कि ये तो ऋण लेना चाहता है और ये ऋण देना चाहता है। अब दोस्तों ऋण देने वाले को ऋण लेने वाले तक जो पहुंचाता है, यानी इनके बीच की जो कड़ी के रूप में काम करता है, उसे ही हम बोलते हैं दोस्तों वित्तीय मध्यस्थ या वित्तीय संस्थाएं। अब ये क्या करेगा? ये चला जाता है सीधा बैंक कि ये लो जी, मेरे पास इतने रुपए हैं, आप जमा कर लीजिए, और बैंक इसको ब्याज देता रहेगा। ठीक है, और बैंक क्या करता है कि ये जिसको ऋण लेना होता है ये भी बैंक चला जाता है और बैंक से ऋण लेकर के आ जाता है। इसने जो रुपए यहाँ जमा कराए वही बैंक इसको दे देता है। तो बैंक ने क्या काम किया दोस्तों? वित्तीय मध्यस्थ के रूप में काम किया। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई या नहीं हुई? अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है कि फिर वित्तीय समावेशन क्या होता है? ये जो पूरी प्रक्रिया है ना दोस्तों, इसी को वित्तीय समावेशन बोलते हैं। यानी जिसको पैसे की ज़रूरत है उसके पास पैसा पहुंचाना, किसके माध्यम से? वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से पहुंचाना ही क्या होता है दोस्तों? वित्तीय समावेशन। लेकिन हम लिखेंगे क्या? तो थ्योरेटिकल वे में हम देख लेते हैं कि हम आंसर कैसे देंगे। तो दोस्तों चलिए अब इसको थ्योरेटिकल तरीके से देख लेते हैं। सिंपल सी बात कि वित्तीय मध्यस्थ वे संस्थान या फर्म है जो वित्तीय बाजार में जमाकर्ता या उधार लेने वालों के बीच में एक मध्यस्थ का कार्य करते हैं। यानी जमाकर्ता और उधार लेने वालों के बीच की कड़ी के रूप में जो काम करते हैं उन्हें हम वित्तीय मध्यस्थ कहते हैं। उसके बाद वित्तीय समावेशन क्या होता है? तो दोस्तों समाज के गरीब
कमजोर, पिछड़े व निम्न आय के वर्ग के लोगों को ऋण उपलब्ध कराना, लेकिन किस पर? वहनीय लागत पर। यानी ऐसा नहीं है कि उन पर बहुत ज़्यादा ब्याज थोप दिया जाए, तो वैसे तो वो पूरी ज़िंदगी में नहीं चुका पाएंगे, जैसे कि सामान्य रूप से पुराने जो साहूकार वगैरह होते थे वो किया करते थे। पुराने ज़माने में ऐसा हुआ करता था कि गरीब एक बार लोन लेता था और पूरी ज़िंदगी उससे ब्याज भरते भरते उसका जो है ऋण चुकाया नहीं जाता था। तो वैसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, उसकी वहनीय लागत पर यानी कम से कम ब्याज उससे वसूला जाए, उस पर उसे वित्तीय सेवाएं प्रदान करना ही क्या कहलाता है दोस्तों? वित्तीय समावेशन कहलाता है। तो वित्तीय समावेशन का मतलब क्या होता है कि गरीब और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिनकी आय बहुत कम होती है, जो बहुत गरीब होते हैं, उनको उनकी वहनीय लागत पर वित्तीय सेवाएं प्रदान की जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? वित्तीय समावेशन कहते हैं। उन्हें ऋण चाहिए, उन्हें ऋण दिया जाना चाहिए, उन्हें किसी हेल्प की आवश्यकता है तो वो चाहिए। अब दोस्तों ये तो हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए, बेहद आसान क्वेश्चन मुद्रा के कार्य, और दूसरा क्वेश्चन वित्तीय मध्यस्थ और वित्तीय समावेशन। अब दोस्तों वित्तीय मध्यस्थ को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। यही मध्यस्थ और यही वित्तीय संस्थाएं हैं। तो वित्तीय संस्थाओं के बारे में हम बात करते हैं कि वित्तीय संस्थाएं फिर कितने प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन हमारा रहेगा कि वित्तीय संस्थाओं के प्रकार बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा कि वित्तीय संस्थाओं के प्रकार बताइए। तो दोस्तों आपको पता होगा, आप बताइए कि कितने प्रकार होंगे। वित्तीय संस्थाओं के हमें पता है 2 प्रकार होते हैं, तो आप लिखेंगे कि वित्तीय संस्थाएं जो हैं 2 प्रकार की होती हैं। यहाँ पर आप लिख देंगे वित्तीय संस्थाएं 2 प्रकार की होती हैं। फिर वो जो 2 प्रकार हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों एक तो इनका प्रकार होता है संस्थागत वित्तीय संस्थाएं, और एक तो हो गया संस्थागत वित्तीय संस्थाएं, और दूसरा हमारा हो जाएगा गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं। आप इन्हें वित्तीय संस्थाएं ना लिख के सीधा स्रोत भी लिख सकते हैं, जैसे संस्थागत स्रोत और गैर संस्थागत स्रोत। यानी कि जो स्रोत हैं जो वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, ऐसे 2 हमारे पास हो गए, एक तो संस्थागत हो गए और एक हो गए गैर संस्थागत। अब इनके नाम से ही पता चल रहा है कि संस्थागत में तो कोई बढ़िया सी संस्था होगी जिस पर गवर्नमेंट के सारे रूल लगेंगे, उसको कोई ना कोई ऊपर से चला रहा होगा। लेकिन गैर संस्थागत में क्या होगा दोस्तों? उस पर कोई रूल रेगुलेशन नहीं होगा, वो अपनी मर्जी से व्यक्तिगत रूप से अपने जो है वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराएगा, किसी को ऋण देगा, अपनी मर्जी से वो ब्याज दर लगाएगा। लेकिन यहाँ पे ब्याज दर जो है गवर्नमेंट द्वारा फिक्स कर दी जाएगी। किसी इसमें जो है बैंक आ जाते हैं, अनेक समय सहायता समूह आ जाते हैं, तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं कि संस्थागत स्रोत क्या है और गैर संस्थागत स्रोत क्या है। तो सिंपल सी बात कि संस्थागत स्रोत के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ऐसी वित्तीय संस्थाएं जिन पर सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के अंडर जो पंजीकृत होते हैं, जो रजिस्टर्ड होते हैं, किन के अंडर? सरकार के अंडर और भारतीय रिजर्व बैंक के अंडर। वो किस में आते हैं? संस्थागत स्रोतों में आते हैं। तो सिंपल सी बात, वे वित्तीय संस्थाएं जो भारतीय सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक को हम आरबीआई भी लिख सकते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या आरबीआई के तहत पंजीकृत होते हैं, क्या कहलाते हैं दोस्तों? वित्तीय संस्थाएं कौन सी कहलाती हैं? संस्थागत स्रोत कहलाते हैं। संस्थागत वित्तीय संस्थाएं कहलाते हैं।
और ऐसे कौन कौन से फिर एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे जितने भी भारत के अंदर जितने भी बैंक हैं सारे के सारे बैंक दोस्तों किस में आ जाएंगे, सारे के सारे बैंक जो है वो किस में आ जाएंगे, संस्थागत स्रोतों में आ जाएंगे। अब हम दूसरी बात करते हैं गैर संस्थागत स्रोतों की। तो सिंपल सी बात है कि ऐसे स्रोत जो भारतीय सरकार और आरबीआई के तहत पंजीकृत नहीं होंगे वो क्या होंगे दोस्तों, गैर संस्थागत स्रोत हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात कि ऐसी वित्तीय संस्थाएं जो सरकार व आरबीआई के तहत पंजीकृत नहीं होती गैर परंपरागत स्रोत कहलाते हैं, गैर संस्थागत स्रोत कहलाते हैं। और इसका दोस्तों बेस्ट एग्जाम्पल है जो गांवों का साहूकार होता है, जो अपनी मर्जी से ब्याज थोपता है, अपनी मर्जी से जो ऋण देता है, वो कौन हो जाएगा दोस्तों, साहूकार हो जाएगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि बैंक कैसे काम करते हैं, समय सहायता समूह कैसे काम करते हैं, साहूकार कैसे काम करते हैं, साहूकार कैसे ऋण देते हैं, साहूकार क्या क्या काम करते हैं, क्या वो अगर हमें रुपए जमा कराने हो तो क्या हम साहूकार के पास जमा करा सकते हैं क्या। तो ऐसे क्वेश्चन हम आगे जानेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, सारे क्वेश्चन सारी चीजें हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज और है कि अब ये संस्थागत स्रोत किसके अंडर में काम करेंगे, आरबीआई और भारत सरकार के अंडर में काम करेंगे, क्योंकि ये पंजीकृत है। अब जो रूल्स भारतीय सरकार इन पर लगाएगी कि आपको इस ब्याज दर पर ऋण देने हैं, इस ब्याज दर पर जो पैसा है वो लेना है, तो ये सारे के सारे रूल कौन डिसाइड करेगा दोस्तों, भारतीय सरकार करेगी। तो ऐसे में क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि संस्थागत स्रोत को नियंत्रण कौन करते हैं, यानी इन पर नियंत्रण किन का होता है। तो इन पर नियंत्रण सिंपल सी बात है कि भारतीय सरकार और आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का या भारतीय रिजर्व बैंक का होगा, लेकिन इन पर नियंत्रण किसका होगा, व्यक्तिगत नियंत्रण होगा, भारत सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं होगा। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब चलते हैं दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं दोस्तों चौथे क्वेश्चन की तरफ, और चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि जब भारत सरकार और आरबीआई इसके लिए कोई रूल नहीं बना रहे हैं, ठीक है, सारे के सारे रूल इसके लिए बना रहे हैं, इसको कोई भी नियंत्रण नहीं करता, तो इसका मतलब इसकी कोई ना कोई त्रुटियां होगी। जो साहूकार है वो फ़ायदा उठा सकता है ना इस चीज़ का कि वो अपनी मर्जी से कितना भी ब्याज वसूल कर सकता है। तो अब हमें देखने हैं कि ये जो गैर संस्थागत स्रोत हैं इनके क्या क्या गुण और क्या क्या दोष होते हैं। तो यहाँ पर इसको पढ़ेंगे, उसके बाद साहूकार को पढ़ेंगे। तो ये जो है हमारा पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम संस्थागत स्रोतों की बात डीप से करेंगे। तो चलिए पहले इसी पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसकी तरफ चलते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा है 4th क्वेश्चन। क्या कहता है कि गैर संस्थागत वित्तीय स्रोत जो उनके गुण और दोष बताइए। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम एक कल्पना करते हैं किसकी, लाला जी की, जो कि एक साहूकार है एक गांव में। वो किसी को अगर ऋण देते हैं तो उनके ऋण देने में क्या क्या गुण होंगे, क्या क्या दोष होंगे, ये आपने मूवीज में बहरहाल देखा ही होगा। आप मूवीज देखते हैं अगर, तो वहाँ पर आपने ऐसी कुछ स्टोरीज, ऐसी कुछ कंडीशंस, ऐसी कुछ स्थितियाँ देखी होंगी। तो उससे लेकर के आप रिलेट करके अगर आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे समझ आएगा और आपको याद भी रहेगा। अब दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं उनके दोषों की, क्योंकि हम सबसे पहले किसी चीज़ में दोष ही ढूंढते हैं। तो दोष देख लेते हैं फिर कौन कौन से दोष होंगे। तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि लाला जी जब भी ऋण देंगे तो वो ऋण लेने वाले से ऊंची दर वसूल करते हैं। सिंपल सी बात, क्योंकि लाला जी ऋण देते ही इसलिए हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आए। दूसरी चीज़ देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम किसी को ठेस नहीं पहुँचा रहे हैं। हो सकता है आपका नाम लाला जी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको ले रहे हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। दूसरा है लेन देन का बहुत कम रिकॉर्ड रखा जाता है। अब दोस्तों इसमें कितना लिया कितना दिया ये डिपेंड किस पर करता है, लाला जी के दिमाग पर। अगर लाला जी पैसे लेकर के भूल गए तो फिर लाला जी की ही चलेगी, चाहे आपने पैसे दिए चाहे नहीं दिए, क्योंकि लाला जी के पास क्या होता है दोस्तों,
पैसा होता है लाला जी क्या कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे के चलते सब कुछ लाला जी के माइंड पर डिपेंड करता है, क्योंकि लेन देन का रिकॉर्ड तो रखा नहीं जाता। अब लेन देन का रिकॉर्ड नहीं रखा जाता तो लाला जी चाहे सही भी पैसे वसूल कर रहे हो, लेकिन अगर कोई गरीब व्यक्ति है उसको थोड़े से ज़्यादा लग रहे हो तो वो क्या लगाएगा, लाला जी पर आरोप लगाएगा कि लाला जी ने तो मेरे से ज़्यादा पैसे ले लिए। तो सिंपल सी बात की लेन देन का बहुत कम रिकॉर्ड रखा जाता है। लेन देन में हेरा फेरी के गंभीर आरोप भी लगते हैं। तो ये किसके हो गए दोस्तों, दोष हो गए किसके, गैर संस्थागत वित्तीय स्रोतों के। ये हमने गैर संस्थागत वित्तीय स्रोत बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमने फिलहाल साहूकार को लेकर के समझा है। ये अपनी मुद्रा को वसूलने के लिए अनेक बार अनुचित साधनों का भी उपयोग करते हैं। और ये आपने देखा भी होगा कि अनुचित साधन जैसे लाला जी किसको हायर कर सकते हैं, गुंडों को हायर कर सकते हैं कि ये जो फलाना फलाना किसान है उसको मार पीट करके उससे पैसे वसूल करके लाओ, या फिर वो उस किसान की ज़मीन वगैरह बेच सकते हैं, या फिर उसका शोषण कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के वो काम कर सकते हैं। तो कई बार अनुचित साधनों का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि गैर संस्थागत वित्तीय स्रोतों के क्या क्या दोष होंगे। उसके बाद चलते हैं इनके गुणों की तरफ। जितने गुण दोष हैं दोस्तों वैसे ही इनके गुण भी हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम सिंपल सी बात करें, क्योंकि कोई लेन देन का हिसाब किताब ज़्यादा रखा नहीं जाता है, सब कुछ जो है लाला जी के माइंड पर डिपेंड करता है, तो कोई कागजी कार्रवाई नहीं होते। तो उससे क्या होता है दोस्तों, पैसा लेन देन में जो समय व्यतीत होता है वो बहुत कम होता है, यानी पैसे लेने देने का ही बस समय लगता है, कागजी कार्रवाई में फालतू का समय जो है वो वेस्ट नहीं होता है। तो इसके चलते उसके क्या क्या गुण हैं देख लेते हैं कि साख प्रदान करने की प्रक्रिया सरल व सीधी होती है। लाला जी के पास जाइए, अपनी ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स ले करके जाइए, लाला जी को दे दीजिए और पैसे ले लीजिए, यानी अपनी ज़मीन गिरवी रखिए और पैसे ले लीजिए। इसमें कोई फॉर्म आपको नहीं भरना पड़ेगा, किसी के साइन नहीं आपको करवाने पड़ेंगे, कोई आपको ज़्यादा कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ेगी। तो कागजी कार्रवाई बहुत कम होती है। ये स्रोत अधिकांशतः स्थानीय होते हैं, ये स्थानीय होते हैं यानी आपके गांव के ही होते हैं, तो आपके गांव के रीति रिवाज ये समझ रहे होते हैं, रीति रिवाजों से परिचित होते हैं। इससे उधार की वसूली में बहुत लोचदार व्यवहार वो प्रदर्शित करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि लाला जी आपके गांव के ही हैं, तो लाला जी को पता है कि आप कैसे हैं। अगर आप ऐसे हैं कि आप किसी का पैसा देते ही नहीं हैं, तो लाला जी आपको पहले से ही ऋण नहीं देंगे। अगर आपका व्यवहार बहुत खरा है, आप जिससे पैसे लेते हैं, जितनी तारीख को देने का कहते हो उतनी तारीख को देते हैं, तो लाला जी को पूर्ण विश्वास होगा। अगर डेट निकल भी जाती है, वो डेट निकल भी जाती है, फिर भी आपके विश्वास के आधार पर लाला जी क्या करेंगे, एक दो दिन वेट भी कर लेंगे। लेकिन जो संस्थागत स्रोत होते हैं वो वेट नहीं करते। उनको अगर आपकी ज़मीन बेचनी है तो वो उस डेट के बाद ज़मीन बेच देंगे, या पेनल्टी लगानी है तो उस दिन के बाद पेनल्टी लग जाएगी। लेकिन साहूकार साहब ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके गांव के हैं, आपको जानते हैं, उनको पता है कि ये पैसे देने वाला है, चाहे एक दो दिन लेट हो सकता है पर ये देगा जरूर। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तीसरी चीज़ क्लियर हो गई। चौथा जो उसका गुण है दोस्तों वो क्या है कि अधिकांश साख की वसूली हो जाती है। अब लाला जी कैसे भी करके अपने पैसे वसूल करें, लेकिन वो अपने पैसे वसूल करेंगे ज़रूर। ठीक है, संस्थागत स्रोतों में कई बार पैसा डूब जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो बैंक से लोन ले करके विदेशों में भाग जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको अभी पता ही होगा कि कुछ मामले जैसे आते रहते हैं, जैसे फिलहाल में नीरव मोदी जैसे कुछ मामले आए थे, तो ऐसे नए नए मामले आते रहते हैं फिलहाल। ठीक है, तो ऐसे में लेकिन लाला जी का पैसा कोई खा नहीं सकता, लाला जी कैसे भी करके उसकी साख की वसूली कर लेते हैं। तो ये हो गए इसके गुण और इसके दोष। अब चलते हैं दोस्तों, चौथा क्वेश्चन हमारा हो गया। अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। तो पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है वो देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन कहता है कि बैंक जो है, अब संस्थागत स्रोतों की तरफ चलते हैं। तो संस्थागत स्रोतों में कौन थे? बैंक थे। तो अब क्वेश्चन आता है कि बैंक के क्या क्या कार्य होते हैं, बैंक क्या क्या काम करता है। आपको पता होगा, आंसर कैसे करना है वो हम देखते हैं। अब चलिए दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है कि बैंकों के प्रमुख कार्य बताइए। तो दोस्तों अब जब भी आप बैंक जाएं तो देखिएगा कि बैंक में क्या क्या काम होते हैं। ठीक है, तो मैं वैसे बता दूं कि पहला जो हमारा आंसर है कि पहला तो बैंक का कार्य क्या होता है कि अगर कोई बैंक में पैसे जमा करवाने जाता है तो बैंक का काम है कि वो जो जमा करवाने आया है राशि को उसको प्राप्त करे। तो सिंपल सी बात, पहला काम का क्या हो जाएगा कि पहला हो जाएगा कि जमाएं, जो जमा राशि है यानी जो जमा करवा रही हैं वो जमाएं क्या करें, स्वीकार करें।
तो जमाएं स्वीकार करना इनका काम होता है। दूसरा काम क्या होता है दोस्तों, जब राशि ले रहे हैं इसके साथ साथ क्या देते हैं, वो ऋण देते हैं, तो दूसरी हो जाएगी ऋण देना। जमाएं स्वीकार करना, इसे बैंक के पास धन आता है, और ऋण देना तो ऋण देते हैं, ये सिंपल सी चीज़। तीसरा हो जाएगा दोस्तों अन्य कार्य। अन्य कार्य भी बहुत सारे करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि बैंक में कई लोगों के लॉकर होते हैं, तो लॉकर में हम क्या करते हैं, अपनी मूल्यवान वस्तुएं, किसी निशानी को, कोई मूल्यवान वस्तु है बहुत ज़्यादा तो उसको रखते हैं। तो अन्य कार्य क्या हो जाएगा, पहला चीज़ हो जाएगा लॉकर व्यवस्था देना, लॉकर व्यवस्था देना। दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, जब भी हम चेक काट करके हमें कोई देता है तो हमें चेक कहाँ पर लगाने होते हैं, बैंक में लगाने होते हैं। तो बैंक का क्या काम होता है कि वो रुपए दे करके चेक इकट्ठे करता है, तो चेक का संग्रहण करना, या चेक संग्रहण सिंपल आप बोल सकते हो। तीसरी चीज़ है कि कई सारे बिल भी बैंक में भरे जाते हैं, तो तीसरा हो जाएगा बिल या बिलों का संग्रहण। तो सिंपल सी बात, बैंक क्या क्या कार्य करता है आपके सामने हो गए कि 3 कार्य हैं मुख्य रूप से, जमाएं स्वीकार करना, ऋण देना। अन्य कार्य क्या हो जाएंगे, लॉकर व्यवस्था देना, चेक का संग्रहण करना और बिल का संग्रहण करना। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कि ये जमाएं स्वीकार करता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जमाएं कितने प्रकार की होती हैं, यानी बैंक में जो जमाएं स्वीकार की जाती है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा बैंक में जो जमाएं स्वीकार की जाती हैं उनकी भी कोई कैटेगरी होती है कि नहीं होती। बैंक में जो जमाएं स्वीकार की जाती है वे कितने प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों ऐसे में आपने कुछ नाम सुने होंगे, जैसे चालू खाता, बचत खाता और स्थायी जमाएं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको पता ही चल गया कि 3 प्रकार की होती है। और आपने नाम भी सुना होगा, एटीएम अगर आपने चलाया होगा तो वहाँ पे भी देखा होगा बचत खाते के नाम से कुछ चीज़ें आती हैं, चालू खाता, और इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये जो हम जमा करवाते जो हैं, जमाएं जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती है। तो आपको लिखना है कि जमाएं 3 प्रकार की होती हैं। अब वो कौन कौन सी होती हैं, तो पहली की अगर बात की जाए तो पहली तो दोस्तों हमारे पास होती है चालू खाते की जमाएं। चालू खाते की जमाएं, अगर चालू खाते, चालू का मतलब क्या होता है दोस्तों कि लगातार चलने वाला, लगातार चल रहा है, उसका मतलब क्या है कि आप उसमें से कभी भी पैसे निकाल लेते हैं, कभी भी उसमें पैसे डाल देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है दोस्तों कि उसमें कभी तो पैसे रहते हैं, कभी पैसे नहीं रहते हैं। तो ऐसे के चलते दोस्तों इसमें क्या लिखना होता है कि चालू खाते की जो जमाएं होती हैं वो किसके लिए होती है, बहुत कम समय के लिए होती हैं। यानी कि हो सकता है कि आपने अब खाते में जमा करवाए रुपए, और हो सकता है कि आप कल सुबह ही जाकर के उनको निकाल लें, तो ये बहुत कम समय के लिए वहाँ पर सुरक्षित रहती है, आपकी मर्जी होती है, आप कभी भी निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों इन पर जो बैंक ब्याज देता है उसकी ब्याज दर बहुत कम होती है, क्योंकि ये जो पैसे हैं वो बहुत कम समय के लिए रहते हैं, तो उसमें बैंक जो है वो श्योर नहीं रहता है। तो इसमें ब्याज दर जो है वो कम रहती है, और कितनी कम रहती है दोस्तों, 0% रहती है। यानी 0% का मतलब है कि इसमें आपको बैंक कोई भी इंटरेस्ट नहीं देता है, कोई भी ब्याज नहीं देता है, तो इसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसमें बस इतना है कि आप जमा करवा सकते हैं और पैसे निकाल सकते हैं, अपने पैसे सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरा जो हो जाएगा दोस्तों चालू खाते की, आपको समझ आ गया, बहुत कम समय के लिए होता है, ब्याज दर कम होती है, और ब्याज दर कम की बजाय अगर आप 0 लिखें तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि 0 ही होती है, 0 ही होती है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम चलते हैं बचत खाते की जमाएं।
बचत खाते की जमाएं क्या होती हैं दोस्तों? बचत खाते की जमाएं जो है वो कम समय के लिए होती हैं, लेकिन इतना ज़्यादा कम समय नहीं होता है। इसमें अपने क्या करते हैं कि कुछ समय के लिए पैसे रखते हैं और फिर उन पैसों को निकाल लेते हैं, तो वो हमारा बचत खाता होता है कि उसमें हम जो भी हमारी बचत होती है उसको डालते जाते हैं, उसमें कभी भी पैसा हम निकाल सकते हैं। यानी उसमें पैसा पड़ा तो रहता है लेकिन हम किसी भी समय में निकाल सकते हैं, तो कम समय के लिए हम करते हैं। तो इसमें हमें जो बैंक है वो ब्याज तो देता है, लेकिन ब्याज दर जो है वो काफ़ी कम होती है। और कितनी कम होती है आपको ये जानना ज़रूरी है। तो ये जो दर होती है वो होती है 1 से 2% इंटरेस्ट वो आपको देता है। यानी अगर आपके 100 रुपये 1 महीने के लिए पड़े रहते हैं तो 1 महीने के बाद वो कितने हो जाएंगे? 101 से लेकर के 102 के बीच में कितने भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि ब्याज दर कम देता है, किसके लिए? कम समय के लिए हम उसको पैसा जो है खाते में डलवाते हैं। अब दोस्तों तीसरा प्रकार है स्थायी जमाएं। अब स्थायी का मतलब आप समझते हैं। स्थायी का मतलब क्या होता है? स्थायी का मतलब होता है कि हम किसी निश्चित समय के लिए यानी लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम आप लिख सकते हैं या हम ये लिख सकते हैं कि अधिक समय के लिए, अधिक समय के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए हम पैसे वहाँ पर रखते हैं। तो ऐसे में बैंक हमें ब्याज भी अच्छा खासा देता है। तो वहाँ पर ब्याज कितना % मिलता है? तो दोस्तों ऐसे में हमें बैंक जो है 10 से 12% का ब्याज देता है। किस पर? स्थायी जमाओं पर। स्थायी जमाओं में जो हमारा लॉन्ग टाइम होता है उसमें बीच में हम पैसे नहीं निकाल सकते हैं, लॉन्ग टाइम के बाद हम पैसे निकालते हैं। 5 साल, 7 साल, 10 साल के बाद हम पैसे निकालते हैं। तो ऐसे में हमें इंटरेस्ट भी क्या मिलता है दोस्तों? ज़्यादा मिलता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि ये जो जमाएँ होती हैं वो कितनी होती हैं दोस्तों? 3 प्रकार की होती हैं। चालू खाते की जमाएँ, बचत खाते की जमाएं, स्थायी जमाएं। ये चीज़ आपको क्लियर होगी। तो 5वां के साथ साथ जो है हमारा दोस्तों 6ठा क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। ये 6ठा क्वेश्चन था। उसके बाद दोस्तों छोटे छोटे क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन और 8वां क्वेश्चन, वो भी यहाँ पर हम क्लियर करते हुए चलते हैं। अब दोस्तों 7वां क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि चालू जमा और बचत जमा को मांग जमा क्यों कहते हैं? यानी ये जो जमाएं हैं इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? मांग जमाएं बोलते हैं। अब सिंपल सी बात है कि चालू खाते और बचत खाते की को मांग जमाएं क्यों कहते हैं? क्योंकि इनसे जो पैसा डालने वाला है यानी जिसका ये खाता है वो कभी भी अपना पैसा मांग सकता है। इस वजह से इसको क्या कहते हैं दोस्तों? मांग जमाई कहते हैं। तो आप इसका आंसर क्या देंगे? सिंपल सी बात आप कहेंगे कि क्योंकि चालू खाते और बचत जमा पर बैंक शून्य और बहुत कम ब्याज दर लगाते हैं, इन्हें जमाकर्ताओं द्वारा बार बार लघु अंतराल में निकाला जाता है, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? मांग खाता कहते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। चालू खाता और बचत खाते को क्या कहते हैं? मांग जमाई। क्योंकि एक तो इंटरेस्ट बहुत कम है, दूसरा चीज़ कि जमा करता जो है बार बार पैसा निकालता रहता है, पैसे की मांग करता रहता है, इस वजह से। अब दोस्तों ये तो हो गया 7वां क्वेश्चन हमारा कि मांग खाता क्यों कहते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि बैंक की असल आय का स्रोत क्या है? यानी बैंक को सच में प्रॉफिट किस में होता है? तो दोस्तों बैंक को सच में प्रॉफिट किस में होता है दोस्तों? स्थायी जमा में होता है। क्योंकि बैंक में हम स्थायी निश्चित अवधि के लिए कुछ राशि जमा करवाते हैं, वो राशि बैंक किसी को ऋण देता है और अगर बैंक किसी को आगे ऋण देगा तभी तो बैंक को प्रॉफिट होगा, तभी तो बैंक उससे से ब्याज वसूलेगा। सिंपल सी बात है कि जितना आपको बैंक ब्याज दे रहा है उससे ज़्यादा उससे वसूलेगा, ज़्यादा उससे ले करके ब्याज कुछ आपको देगा और कुछ खुद रखेगा। ऐसे में बैंक के, क्योंकि बैंक में भी कर्मचारी हैं, उनकी भी सैलरी वगैरह उनको देनी होती है, तो ये सारा मैनेज किस में करेगा? बैंक करेगा स्थायी जमाओं में, क्योंकि उसे क्या करना है दोस्तों? उसे बचत करनी है। तो ऐसे में बैंक की असली आय का स्रोत कौन होते हैं अगर पूछ लिया जाए तो स्थायी जमाएं जो होती हैं दोस्तों बैंक की आय का असली स्रोत होती हैं। तो ये हो गए हमारे 8 के 8 क्वेश्चन। अब दोस्तों 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? ये क्वेश्चन हमारा कहता है
देशी बैंकर क्या होते हैं? देशी बैंकर के बारे में बताइए। अब दोस्तों देशी बैंकर क्या होते हैं कि ये कोई निजी व्यक्तियों की एक फर्म होती है या कोई निजी व्यक्ति होते हैं जो कि कार्य तो बैंक की तरह ही करते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं दोस्तों कि ये बैंकिंग व्यवसाय के साथ साथ अपना कोई अलग से व्यवसाय भी करते हो सकते हैं। तो ये जो है किसके स्रोत हैं दोस्तों? ये है गैर संस्थागत साख के स्रोत, यानी इन पर जो है सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। ये क्या करते हैं? ये बैंक की तरह ही काम करते हैं। ये छोटे छोटे जो उद्यमी हैं, छोटे छोटे जो उद्योग धंधे चलाने वाले हैं, उनको भी ऋण प्रदान करते हैं। यानी ये क्या करते हैं दोस्तों, बहुत ही ये जैसे कि इनके सबसे लास्ट वाले कार्य को अगर आप देखें कि ग्राहकों के लिए बैंकर ही नहीं अपितु मित्र और सलाहकार भी ये बनते हैं। यानी ये क्या करते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं कि जैसे छोटे जो उद्योग धंधे चलाने वाले हैं या जो अपना कार्य स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप कोई नई दुकान करना चाहते हैं तो आप छोटा सा ऋण लेना चाहते हैं तो आप किसके पास जाएंगे? आप बैंक के पास नहीं जाएंगे, आप देशी बैंकर के पास जाएंगे और देशी बैंकर जो आपकी सहायता करेगा। अगर आप टैक्सी खरीद करके चलाना चाहते हैं तो उस समय आपको ऋण कौन देगा दोस्तों? देशी बैंकर ऋण देगा। तो सिंपल सी बात है कि देशी बैंकर जो है किस तरह से काम करते हैं वो हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि देशी बैंकर क्या है और इनके कार्य लिखिए। तो देशी बैंकर द्वारा भारत में बैंकिंग व्यवसाय संपन्न कराए जाते हैं। ये कि मतलब क्या है कि ये बैंकिंग को किस तरह से लेते हैं? एक व्यवसाय की तरह लेते हैं। ये खुद का एक व्यवसाय चलाते हैं जिसको क्या कहते हैं दोस्तों? बैंकिंग व्यवसाय। इसमें ये क्या करते हैं? बैंकिंग की सुविधाएं लोगों को प्रदान करते हैं, यानी बैंक की तरह ही काम करते हैं। यह निजी फर्म या व्यक्ति होते हैं। ये कोई निजी फर्म होती है, यानी बहुत सारे लोगों की एक फर्म इन्होंने बना ली, या फिर कोई व्यक्ति होते हैं जो बैंक की तरह कार्य करते हैं। ये भारत में गैर संस्थागत साख का महत्वपूर्ण स्रोत है। यानी अगर ऋण दिया जाता है गैर संस्थागत रूप से तो वो कौन देगा दोस्तों? देशी बैंकर दे सकते हैं। और इनमें और साहूकार में क्या डिफरेंस है कि साहूकार में क्या होता है कि साहूकार छोटे लेवल पर काम करते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि साहूकार में कागजी कार्रवाई वगैरह नहीं होती है, इसमें डॉक्यूमेंटेशन होता है पूरा और बहुत ही अच्छे से ये काम करते हैं। तो देशी बैंकरों के कार्य हम देख लेते हैं कि कैसे काम करते हैं, क्या क्या काम करते हैं। साहूकार जो है वो जनता से जमाई स्वीकार नहीं करता, लेकिन ये जनता की जमाई भी स्वीकार करते हैं। यानी इनमें जाकर के हम अपना पैसा भी जमा करा सकते हैं। सिंपल सी चीज़ की जनता से जमाई स्वीकार करते हैं। दूसरी चीज़ की एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोषों का स्थानांतरण करते हैं। यानी एक स्थान पर किन्हीं लोगों के पास पैसा है तो वो इन बैंकों में जा करके जमा करा देते हैं, और दूसरे किसी स्थान पर किसी लोगों को पैसा चाहिए तो ये पैसा वहाँ से उठा करके दूसरे स्थान तक पहुँच जाएगा। यानी जहाँ पर पैसा ज़्यादा है वहां से पैसा जहां पर जरूरत है वहां तक पहुंच जाएगा। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोषों का, कोष का मतलब क्या होता है दोस्तों? आपको पता है, जो कोष होते हैं उनका स्थानांतरण करते हैं। सिंपल सी बात, कोष का मतलब क्या होता है? मनी। ओके, मनी का जो भंडारण होता है उसे, मनी का जो भंडार होता है उसे कोष कहते हैं। तो ऋणी को वित्तीय स्थिति व व्यवसाय के संबंध में निजी जानकारी के आधार पर ऋण प्रदान करना है, क्योंकि हमें पता है कि जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं, या जो सरकारी बैंक होते हैं दोस्तों, वो क्या करते हैं व्यक्ति को निजी जानकारी के आधार पर ऋण नहीं देते हैं। उनको क्या चाहिए? उन्हें पुख्ता जानकारी चाहिए होती है, पुख्ता डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, फिर ही वो क्या करते हैं? ऋण देते हैं। लेकिन इनकी अगर किसी व्यक्ति के साथ निजी जानकारी, जैसे मान लीजिए कि कोई सिटी का बड़ा बिजनेसमैन है तो उसको सभी जानते हैं कि हाँ ये ऋण जो है वो दे सकता है, यानी उस ब्याज जो वो चुका देगा और ऋण चुका देगा, तो ये कंपनियां उनको निजी जानकारी के आधार पर ऋण दे देती हैं। तो ये आपको पता चल गया कि ऋणी को वित्तीय स्थिति एवं व्यवसाय के संबंध में निजी जानकारी के आधार पर ऋण प्रदान करना होता है। तो अगर कोई नया उद्योग चलाने वाला है जिसके पास कोई संपत्ति नहीं है पहले से, उसको अगर ऋण लेना होगा तो वो कहाँ पर जाएगा दोस्तों? वो जाएगा देशी बैंकर के पास। ये चीज़ आपको क्लियर हुई कि नहीं? बहुत ही ईजी चीज़ है दोस्तों ये। देशी बैंकर अगर आपने एक बार समझ लिए, उसके एक बार अगर कार्य देख लिए तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। सिंपल सी चीज़, ये क्या करते हैं? जनता से, यानी काम वही करते हैं जो बैंक करता है, बस ये क्या करते हैं? थोड़ा सा जानकारी के आधार पर लोगों को ऋण वगैरह उपलब्ध करा देते हैं। सिंपल सी चीज़, यानी एक आसान बैंकिंग हो गई, बहुत ही आसान। बैंकिंग कार्य के साथ साथ ये अपना व्यवसाय भी चलाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो फर्म है ये अलग से अपना कोई बिजनेस चला रही हो और बैंकिंग सुविधाएं भी प्रदान कर रही हो, तो दोनों चीज़ें एक साथ काम कर सकती हैं।
छोटे व्यापारियों तथा छोटे उद्यमियों के साथ भी ये लेन देन करते हैं। यानी कितना भी छोटा व्यक्ति है, कितना भी छोटा उद्यमी है, कितना भी छोटा उसका व्यापार है, फिर भी वो यहाँ पर ऋण लेने के लिए आराम से अप्लाई कर सकता है। यानी इनकी कंडीशंस जो होती है वो बहुत आसान होती हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई, क्योंकि सिंपल सी बात है दोस्तों कि अगर कोई ऋण देता है तो वो थोड़ा सा देख करके देता है कि क्या ये मेरा ऋण जो है वो चुका पाएगा कि नहीं चुका पाएगा। तो वाणिज्यिक बैंक जो है उनकी शर्तें काफ़ी कठिन होती हैं, लेकिन इनकी शर्तें जो है वो बहुत आसान होती है। इसके चलते हाँ, इनकी जो है गैर संस्थागत स्रोत जरूर है ये, ठीक है, लेकिन ये क्या करते हैं दोस्तों, ग्राहकों के लिए बैंकर ही नहीं अपितु मित्र व सलाहकार बनते हैं, और ये जो है काफ़ी लेन देन में सुविधा प्रदान करते हैं। तो ये सिंपल सी चीज़ आपको पता चल गई कि छोटे व्यापारियों और छोटे उद्यमियों के साथ लेन देन करते हैं, ग्राहकों के लिए बैंकर ही नहीं अपितु मित्र व सलाहकार भी बनते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई कि देशी बैंकर क्या होते हैं, एक तरह का बैंक ही होते हैं, लेकिन गैर संस्थागत शाखिए प्रस्तुत करते हैं। तो ये चीज़ हमें पता चल गई। अब दोस्तों 9वां क्वेश्चन भी हमारा हो गया। 9 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। 9 के 9 क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये जो है क्वेश्चंस थोड़े थोड़े बड़े हैं, लेंदी क्वेश्चन है, क्योंकि ये निबंधात्मक वाले क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है। मैंने इनको जो है थोड़ा सा शॉर्ट बनाने की कोशिश की है ताकि आपको याद अच्छे से हो जाए। तो आप इसकी तरफ ध्यान से देखिए और अच्छे से इनको समझिए। अगर आपने इसको समझ लिया तो आपको लिखने में कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक। तो दोस्तों 9 क्वेश्चन काफ़ी इजी छोटे छोटे क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं कंप्लीट। अब हम चलते हैं 10वें 11वें और 12वें क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन हम कम कर देते हैं दोस्तों, 11 ही क्वेश्चन में ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हम 11वां और 12वां क्वेश्चन जो है समय सहायता समूह और चिटफंड उसको एक साथ ही कंबाइन करके यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है 10वां और 11वां, ये थोड़े से बड़े क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीन पर आएगा। पहले इसको समझ लीजिए, फिर इसका आंसर भी हम देख लेंगे। तो चलिए दोस्तों, 10वां क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि साहूकार कौन होता है। आपको भी पता है कि जो लोग बैंक तक नहीं पहुंच सकते, जिनकी बैंकिंग प्रक्रियाओं तक पहुंच नहीं होती है, या फिर जिनकी जो है इतनी जानकारी नहीं होती कि वो बैंक से कर्ज लें, या फिर उन्हें समय नहीं होता है, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, कर्ज लेने के लिए साहूकार के पास जाते हैं। और साहूकार इन्हें क्या देता है दोस्तों, ऊंची ब्याज दर पर ऋण देता है। अब ऊंची ब्याज दर पर ऋण देते हैं, साथ में कागजी कार्रवाई भी कोई नहीं होती है। साथ में एक और चीज़ होती है कि ये जो साहूकार होते हैं, ये गरीब जो ऋण धारक होते हैं, यानी जो गरीब लोग होते हैं जो इनसे ऋण लेते हैं, वो अगर ऋण नहीं चुका पाते हैं तो ये साहूकार उनको तंग करते हैं। वो क्या करते हैं दोस्तों, आपको भी पता होगा कि अगर आपने मूवीज़ में देखा होगा कि वो गुंडे हायर वगैरह करते हैं और फिर उनके माध्यम से गरीबों को डराया धमकाया जाता है कि वो अपना ऋण जो है वो भरे, ठीक है। तो ऐसे के चलते ये जो साहूकार होते हैं दोस्तों, इनको क्या कहा जाता है, शोषक कहा जाता है। यानी ये क्या करते हैं, गरीब लोगों का शोषण करते हैं। पहली बात तो ऋण देंगे, दूसरी बात ऋण जो है वो अधिक ब्याज दर पर देंगे, यानी पैसा उनसे ज़्यादा वसूलेंगे, और तीसरी चीज़, अगर वो पैसे नहीं देते हैं या देने में समर्थ नहीं होते हैं तो उनको तंग किया जाता है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो दोस्तों साहूकार कौन होता है समझाइए, ये क्वेश्चन आ जाए तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, तो इसका आंसर आपकी स्क्रीन पर है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि साहूकार कौन होता है समझाइए। तो सिंपल सा आंसर आप लिखेंगे कि जिन लोगों की बैंकिंग क्रियाओं तक पहुंच नहीं होती है वे सामान्यतः साहूकारों से ऋण प्राप्त करते हैं। साहूकार शुद्ध रूप से समय की पूंजी को उधार देते हैं, यानी अपनी पूंजी को उधार देते हैं। वो जमाकर्ताओं से ली गई राशि को नहीं देते हैं, जैसे बैंक करता है, बैंक पहले जमा लेता है और फिर उस राशि को देता है, ऐसा नहीं होता है। जो साहूकार है वो अपना जो पैसा होता है उसे ऋण देता है। साहूकार शुद्ध रूप से समय की पूंजी को उधार देते हैं। ये जनता से जमाए स्वीकार नहीं करते हैं, जनता इनके पास जाकर के अपना पैसा जमा नहीं करवा सकती। यह शुद्ध रूप से व्यक्तिगत ऋण प्रदान करते हैं। इनके द्वारा ग्राहकों से ऊंची दर पर ब्याज वसूला जाता है, इसलिए इन्हें दोस्तों क्या कहा जाता है, शोषक भी कहा जाता है। तो ये कंप्लीट आंसर हो गया हमारा, एक वेल डिफाइंड आंसर कि हम क्या लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों 10वां क्वेश्चन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इजी सा था। जो आपको पता है वही आपको लिखना है। देखिए कितना आसान है, जो आपको पता है वही आपको एक्सप्रेस बस शब्दों में सजा करके आपको लिखना है। अब दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं समय सहायता समूह और चिटफंड को समझते हैं। पहले दोस्तों समय सहायता समूह को समझते हैं
कि दोस्तों सिंपल सी बात है कि गरीब लोग जो है वो बैंकों तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि बैंकों के लिए उन्हें ऋणाधार की ज़रूरत पड़ती है। यानी हमें कुछ आधार प्रस्तुत करना पड़ता है कि अगर हम ऋण ना चुका पाएँ तो बैंक उस चीज़ को बेच करके अपना पैसा पूरा कर ले। जैसे होम लोन है या कार लोन है, तो कार पर जब लोन लेते हैं तो ऐसे में अगर हम लोन नहीं चुका पाते तो बैंक वाले हमारी कार बेच देते हैं और अपना पैसा पूरा कर लेते हैं। अगर हमारे पास घर ही नहीं है, अगर हमारे पास ज़मीन नहीं है, अगर हमारे पास कार नहीं है और हमें कोई छोटा मोटा उद्योग खड़ा करने के लिए पैसे चाहिए, तो ऐसे में बैंक हमें पैसे नहीं देगा। और दूसरा, अगर हम साहूकार के पास जाते हैं तो साहूकार बहुत ऊंची ब्याज दर पर हमें पैसे देगा, तो ऐसे में आगे कुआं और पीछे खाई वाली बात हो गई। तो ऐसे में फिर हम क्या करेंगे, तो ऐसे में एक नया तरीका निकाला गया। इसमें क्या होता है दोस्तों कि कई सारे लोग मिल करके एक समय सहायता समूह बना लेते हैं, यानी कई सारे गरीब लोग मिल करके एक समूह बना लेते हैं। ये जो गरीब लोग हैं ये आपस में घर में अपने घर में बचत करते हैं, कुछ बचत करना शुरू कर देते हैं। जैसे 25 रुपये से लेकर के 100 रुपये के बीच में ये जो है अपनी बचत करते हैं और इस समूह में जमा कराना शुरू कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई समय सहायता समूह बन गया और वो क्या करते हैं, सारे के सारे जो लोग हैं वो हर महीने जो है 100 रुपये इस समूह में जमा करवाते हैं। अब 100 रुपये अगर 5 लोग जमा करा रहे हैं, मान लीजिए कि 10 से 12 लोगों का ये समूह होता है या 12 से 20 लोगों का ये समूह मेनली माना जाता है, तो 20 लोग अगर 100 रुपये जमा कराएंगे तो टोटल कितने हो गए दोस्तों, 2000 रुपये इस समूह के पास हो गए। और इस समूह का ही एक जो सदस्य है ए, उसको मान लीजिए कि 2000 रुपये की ज़रूरत है, तो ये समूह जो इकट्ठा हुआ 2000 रुपया है वो उठा करके किसको दे देगा, ए को दे देगा। तो ऐसे में ए क्या करेगा कि 2000 रुपये का यूज़ कर लेगा, उसकी जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाएगी और फिर वो धीरे धीरे किस्तों के माध्यम से 2000 रुपये समूह को वापस कर देगा। और ये समूह जो है ये 2000 रुपये देता है और बहुत ही कम ब्याज दर पर देता है, कम ब्याज दर पर देता है। तो ये जो ए सदस्य इसी का सदस्य है, तो इसको प्रॉफिट ये हुआ कि इसको पैसा भी मिल गया और दूसरा किसी पर भी ज़्यादा बोझ भी नहीं आया। तो ऐसे जिसको भी ज़रूरत होती है वो अपना पैसा उठा लेता है। अब धीरे धीरे दोस्तों क्या होता है कि समूह के पास पैसा बढ़ता जाता है, एक तो ये ब्याज देगा और एक जो है ये अपनी बचत करके इस समूह में डालेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है कि दोस्तों इनके पास जब ज़्यादा पैसा एकत्रित हो जाता है तो ये बैंक से भी लोन लेने के लायक हो जाते हैं और ऐसे में फिर इनका आकार बढ़ता जाता है और ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपस में एक दूसरे की सहायता करते हैं, इसीलिए इन्हें समय सहायता समूह कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि समय सहायता समूह को समझाइए, तो आप कैसे समझाएंगे, ये आपकी स्क्रीन पर है। तो चलिए दोस्तों, इसका जो आंसर है वो आपकी स्क्रीन पर है कि आप एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप कैसे लिखेंगे। सिंपल सी बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों विशेषकर महिलाओं को छोटे छोटे समय सहायता समूह में संगठित करने और उनकी बचत पूंजी को एकत्रित करने पर आधारित है, यानी उनकी जो बचत पूंजी है उसको एकत्रित किया जाता है। एक समय सहायता समूह में 15 से 20 सदस्य होते हैं जो नियमित रूप से मिलते हैं और बचत करते हैं। प्रति व्यक्ति बचत 25 रुपये से लेकर के 100 रुपये या इससे अधिक हो सकती है। यह परिवारों की बचत करने की क्षमता पर निर्भर करता है। सदस्य अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए छोटे कर्ज समूह से ही ले सकते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे ये समूह बड़ा होता जाता है वैसे ही ये कर्ज लेने के लिए बैंक भी जाते रहते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि समय सहायता समूह कैसे काम करता है, क्या होता है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं चिट फंड। अब दोस्तों चिट फंड में काम तो वैसा ही होता है जैसे समय सहायता समूह में होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, प्रॉपर एक कंपनी होती है, वो चिट फंड जो है चिट फंड के माध्यम से जो है व्यक्तिगत लाभ पहुंचाती है किसको, इसके सदस्यों को। तो दोस्तों देखिए इसमें होता क्या है। इसमें दोस्तों क्या होता है कि मेनली कुछ सदस्य मिलकर के एक चिट फंड कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। कुछ सदस्य मिल करके एक चिट फंड कंपनी में अपनी अपनी जो भी बचत है या अपना अपना जो भी धन है वो इसमें डालते हैं और दोस्तों इन सबका जो धन है वो एकत्रित करके इनमें से किसी एक सदस्य को दे दिया जाता है
और वो सदस्य क्या करता है दोस्तों कि वो सदस्य ऋण लेता है इस चिटफंड कंपनी से। यानी कि वहाँ पर तो क्या था कि ये साझी रूप से काम कर रहे थे, लेकिन अब क्या है, ये लोग एक चिटफंड कंपनी के तहत काम कर रहे हैं, यानी यहाँ पर इसको एक चिटफंड कंपनी के रूप में जाना जाएगा। अब ये दोस्तों, ये जो व्यक्ति है ये इस चिटफंड कंपनी से ऋण लेता है और भविष्य में ये जो ऋण है ये इस चिटफंड कंपनी को लौटाता भी है। यानी क्या होता है दोस्तों कि नीलामी के आधार पर इन सभी सदस्यों में से एक एक सदस्य को जिसको भी ज़रूरत होती है उसको धन मिलता है, वो उस धन को यूज़ करता है और समय के साथ धीरे धीरे जो है किस्तों के माध्यम से अपने धन को वापस जो है ब्याज इस पर लौटाता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि चिटफंड कैसे काम करता है। और ये जो चिटफंड का जो क्रियान्वयन जो कंपनी करवाती है, ये सब काम करवाती है, उसको चिटफंड कंपनी के नाम से जाना जाता है। तो इसका लगभग काम जो है समय सहायता समूह के जैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ये हम समझते हैं कि क्या डिफरेंस है। तो चलिए दोस्तों, स्क्रीन पर आपका चिटफंड का जो आंसर है वो लिखा हुआ है। सिंपल सी बात है कि आप क्या कहेंगे, चिटफंड भारत में चलने वाली विशेष योजना है। यह पारस्परिक लाभ की एक योजना है। इसके अंतर्गत योजना के सभी सदस्य एक अनुबंध का हिस्सा होते हैं, यानी इन सभी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दोस्तों होता क्या है कि जिसमें सभी सदस्य अपना निर्धारित अंश जमा करवाते हैं। इसमें कुल जमा राशि नीलामी द्वारा योजना के किसी एक सदस्य को प्रदान कर दी जाती है और वह जो सदस्य है वो भविष्य में ब्याज तथा किस्तों के माध्यम से ये जो धन है ये चिटफंड कंपनी को वापस लौटाता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब दोस्तों होता क्या है कि भारत में बचत प्रवृत्ति को बढ़ावा देने तथा ऋण उपलब्ध करवाने की दृष्टि से चिटफंड कंपनियों की विशिष्ट भूमिका है। अब चिटफंड कंपनी क्या होती है, तो वह कंपनी जो चिट योजना का प्रबंधन, संचालन तथा निर्देशन करती है, चिटफंड कंपनी कहलाती है। तो चलिए दोस्तों, होपफुली आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है समय सहायता समूह का, चिटफंड का समझ आ गया होगा। बहुत ही आसान है ये चीज़ें, बस आपको समझना है, उसके बाद जो आपने समझा है उसको एग्जाम में लिख करके आना है। तो चलिए दोस्तों, एग्जाम्स आपके पास हैं, तो चलिए करिए तैयारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।